कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन के इजी लेवल के क्वेश्चंस देखे थे दो पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2। टोटल 20 क्वेश्चंस देखे थे। अभी उसके आगे नाउन का नया लेक्चर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये थोड़े से जो सिंपल वाले क्वेश्चंस थे उनसे थोड़े हार्ड होंगे, तो न्यू स्टूडेंट्स घबराना मत। ये क्वेश्चंस आपको अभी हार्ड लग सकते हैं लेकिन आगे जाके बहुत इजी हो जाएंगे जब हम नाउन की थ्योरी को भी डिस्कस कर लेंगे। आगे जाके हम लोग नाउन की एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, सबकी थ्योरी जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। तो ये जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस सेशन है, और जो हमारे जूनियर स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ सीखें, इससे ज़्यादा परेशान भी ना हो, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा। आपको बेसिक क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा। डिटेल्स में हम तब जाएंगे जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या कह रहा है वो हमसे। वाहिल सम स्टेट्स एंड सिटीज़ इन इंडिया saw the partial opening of schools for a short period of time, it is a fact that preschoolers and those in elementary years, including primary years, continue to operate with their virtual engagements. पहले तो मैं आपको इसकी ज़रा हिंदी समझा दूँ क्या कहना चाह रहा है ये। वाइल सम स्टेट्स, वाइल का मतलब जबकि, कुछ राज्य और शहर भारत में, सौदा पार्शियल ओपनिंग मतलब हालांकि कुछ राज्यों में और कुछ शहरों में पार्शियल ओपनिंग देखी गई थी। पार्शियल का मतलब होता है आधी, कुछ, आंशिक। यानी कुछ स्कूल खुले हुए थे, जैसे कि 9th के, 10th के, 11th 12th के खुल गए थे, और बच्चे दो शिफ्ट में बुलाए जा रहे थे। एक दिन एक बच्चे, आधे बच्चे, अगले दिन आधे बच्चे। तो मतलब पार्शियल ओपनिंग स्कूलों की देखी गई थी। किसकी देखी गई थी पार्शियल ओपनिंग? स्कूल्स की। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी छोटे समय के लिए, कम समय के लिए। भाई 8 घंटे की जगह 4 घंटे का स्कूल लगा लो। इट इज़ अ फैक्ट, ये तो सच्चाई है। दैट प्री स्कूलर्स, ये सच है, ये हकीकत है कि जो प्री स्कूलर्स थे, प्री स्कूलर्स मतलब छोटे बच्चे, एंड दोज इन एलिमेंट्री ईयर्स, और वो बच्चे जो एलिमेंट्री ईयर्स में थे, यानी प्राइमरी, जूनियर, केजी, एलकेजी, यूकेजी, इंक्लूडिंग प्राइमरी ईयर्स, कंटिन्यू टू ऑपरेट, वो फिर भी कैसे काम कर रहे थे? विद देयर वर्चुअल एंगेजमेंट्स। अब वर्चुअल एंगेजमेंट्स का मतलब ये है कि उनकी उनकी तब भी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, वो तो स्कूल जा ही नहीं रहे थे। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? वाइल सम स्टेट्स, हालांकि कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में भारत के, ये देखा गया था कि स्कूल थोड़े बहुत खुल गए थे कम समय के लिए, लेकिन सच हकीकत ये है कि जो छोटे बच्चे थे और जो एलिमेंट्री ईयर्स के बच्चे थे वो अभी भी वर्चुअल एंगेजमेंट्स यानी ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। अब गलती कहाँ है यहाँ पे, इसमें देखते हैं। वाहिल सम स्टेट्स, देखिए होता क्या है यहाँ लिखा है पार्शियल ओपनिंग ऑफ स्कूल्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको ज़रा गौर से समझें। शॉर्ट पीरियड, पीरियड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर ओपनिंग की बात हो रही है तो शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है? शॉर्ट पीरियड का मतलब है, व्हाट इज पीरियड? यहाँ पे पीरियड का सेंस क्या है? ए ड्यूरेशन ऑफ, ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो पीरियड का मतलब ही क्या है? यहाँ पे पीरियड की जो डेफिनेशन है उसका मतलब क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये ड्यूरेशन यानी समय की कोई अवधि है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो जब आपने इस पीरियड शब्द को पढ़ा तो उसके अंदर ऑलरेडी सेंस निकल के आ गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय की कोई अवधि। तो क्या दोबारा टाइम लिखना ज़रूरी है? जब पीरियड का मतलब ही है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो दोबारा टाइम क्यों लिख रहे हो? यानी जब यहाँ पे आपने जो पीरियड लिखा है इसका मतलब ही ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे अगेन दोबारा से टाइम क्यों लिख रहे हो? ये शायद कुछ सुपर फ्लॉस टाइप का हो रहा है। सुपर फ्लॉस का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा हो रहा है ना, एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जब ऑलरेडी पीरियड का मतलब होता है पीरियड ऑफ यानी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो यहाँ टाइम की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो ये ऑफ टाइम नहीं आएगा, इसको हटना चाहिए। तो बी पार्ट में एरर आती है बच्चों। ठीक है, आया समझ में? मैं फिर से आपको समझा दूं कि बच्चों पीरियड का मतलब ही क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी इस पीरियड का जो सेंस है, इसकी डेफिनेशन जो है, उसके अंदर टाइम खुद आ रहा है। जब ऑलरेडी टाइम आ रहा है तो यहाँ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, सुपर फ्लॉस था, बी पार्ट में एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड हमसे क्या कह रहा है। डिसीजंस दैट इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ बिलियंस requires scrutiny and fixing of accountability, yet dealing with a once in a century pandemic is a tough call। ठीक है, डिसीजंस मतलब वो फैसले दैट इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ बिलियंस, ऐसे फैसले जो हजारों लाखों लोगों की जीवन को प्रभावित करती है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। रिक्वायर्स स्क्रूटनी, उनको ज़रूरत होती है स्क्रूटनी की, यानी जांच पड़ताल की, छांट छटाई की। एंड फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही, और उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। येट डीलिंग विद वंस इन अ सेंचुरी पेंडेमिक इज़ अ टफ कॉल, फिर भी इस तरह के कानूनों को सेंचुरी मतलब दशकों में एक बार ही देखा जाता है, ये एक बड़ा मुश्किल मतलब बड़ी बुरी बात है। इज़ अ टफ कॉल। गलती कहाँ पे है मैं बताऊँ आपको। देखिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा बेसिक सिखाऊंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। कि अगर आपको दैट के बाद यहाँ पे वर्ब नज़र आ रही है, इम्पैक्ट अपने आप में वर्ब है, तो इसका मतलब ये समझ जाना कि इस वर्ब का सब्जेक्ट यही है। कौन है? दैट। अगर यहाँ पे आपको वर्ब नज़र आ रही है तो ये जो दैट है ना, यही इसका सब्जेक्ट है। और अगर इस इम्पैक्ट वर्ब का सब्जेक्ट ये दैट है, तो भाई ये जो सब्जेक्ट डिसीजंस है, इसका वर्ब कहाँ है? इसकी वर्ब कहाँ है? आप सोचो, इसकी वर्ब नीचे दिखाई दे रही है हमें, रिक्वायर्स। इस डिसीजंस की जो वर्ब है वो कौन है? रिक्वायर्स। ठीक है, ये इम्पैक्ट इस डिसीजंस की वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में यहाँ पे दैट आ गया है। तो यानी जैसी इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में ये दैट आया, तो ये क्या बन गया? इस वर्ब का सब्जेक्ट ये बन गया, यानी इम्पैक्ट का सब्जेक्ट कौन बन गया? दैट। अब ये तो सब्जेक्ट अकेला रह गया, डिसीजंस। इसकी वर्ब हमने ढूंढी तो कहाँ मिली हमें? रिक्वायर्स। अब गलती क्या हुई है, ये एक्चुअली में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस नाउन में मर्ज हो जाते हैं, यानी नाउन के टॉपिक में भी आ जाते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, जो आगे जाके हम थ्योरी में पढ़ेंगे अभी। और सबको पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपने गौर करा कि ये जो सब्जेक्ट है डिसीजंस, ये कैसा है? ये है प्लुरल। अगर ये प्लुरल है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? ये प्लुरल आएगी। लेकिन रिक्वायर्स ये सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? एस या ई एस। लेकिन सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस ई एस नहीं लगता। अब यहाँ पे डिसीजंस अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, प्लुरल है। और अगर ये प्लुरल है तो यहाँ पर रिक्वायर्स क्यों आ रहा है? क्या होना चाहिए था? रिक्वायर। यानी बी पार्ट में एरर है, रिक्वायर्स की जगह रिक्वायर आना चाहिए। ठीक है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से इसकी वर्ब एग्री करेगी, एग्रीमेंट होगा, तभी आंसर आना चाहिए था सही। ठीक है, तो बी पार्ट में एरर आई आपको, रिक्वायर्स की जगह क्या आना चाहिए था? रिक्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ही इमीडिएटली क्विट द कोर्स इन विच द एनहेंसमेंट ऑफ नीदर ग्रोथ नॉर प्लेसमेंट वर एक्सपेक्टेड। ही इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब था तुरंत, एकदम। क्विट द कोर्स, क्विट माने होता है छोड़ दिया था। उसने एकदम से वो कोर्स छोड़ दिया था, इन विच जिसमें द एनहेंसमेंट, एनहेंसमेंट माने होता है वृद्धि होना, जिसमें वृद्धि ऑफ नीदर ग्रोथ नॉर प्लेसमेंट्स वर एक्सपेक्टेड। वर एक्सपेक्टेड माने होता है उम्मीद करना, उम्मीद ही नहीं की जा रही थी। एक ऐसा कोर्स जिसमें ना तो ग्रोथ नज़र आ रही थी, ना उसमें प्लेसमेंट, यानी ना तो उससे नौकरी लगनी थी। उससे ऐसी उम्मीद ही मत करो इस कोर्स से कि इससे तुम्हारा कोई फ़ायदा होगा, तुम्हारी ग्रोथ होगी या तुम्हारी नौकरी लगेगी, प्लेसमेंट मिलेगा तुम्हें। ऐसे कोर्स को उसने तुरंत छोड़ दिया था। ठीक है ना, उसने तुरंत छोड़ दिया था ऐसे कोर्स को। ओके, तो इसमें गलती कहाँ नज़र आ रही है हम देखते हैं। अगर आप गौर से देखें, he immediately quit the course in which the enhancement, ठीक है, ऑफ नीदर ग्रोथ नॉर प्लेसमेंट वर एक्सपेक्टेड। ठीक है, आप गौर से देखें यहाँ पे, ही क्या है? सब्जेक्ट। क्विट क्या है? मेन वर्ब उसकी। अच्छा, क्विट व्हाट? द कोर्स।
ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्लॉज तो कंप्लीट होती नजर आ रही है। अब इसमें इन क्या है, प्रेपोजिशन, विच क्या है, इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आपको यहाँ पे मिल गया ये प्रोनाउन। अब द एनहेंसमेंट क्या है, द एनहेंसमेंट आगे आने वाले नई क्लॉज का क्या हो गया, सब्जेक्ट। भाई इसका वर्ब का सब्जेक्ट क्या आपको पता है, वर। अब एनहेंसमेंट अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी, ऑब्वियसली सिंगुलर आनी चाहिए थी। और अगर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी तो वर्ब क्यों आ रहा है, क्या आना चाहिए था यहाँ पे, वॉज। कौन से पार्ट में गलती नजर आ रही है आपको, डी पार्ट में। क्या गलती है इसके अंदर, ये जो सब्जेक्ट है द एनहेंसमेंट, ये सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब की जगह क्या आना चाहिए था, वॉज। कौन से पार्ट में गलती है, डी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैनी ऑफ माई कजन्स बीट अराउंड द बुशेज। नहीं, देखिए, बीट अराउंड द बुश होता है, ये एक ईडियम होता है, बीट अराउंड द बुश, यानी इधर उधर की बात करना। क्वाइट अ बिट स्पेशली व्हेन दे हैव टू गिव आउट बैड न्यूज़, ठीक है, घुमा फिरा के कहना, इधर उधर की बात करना, ये सारे सेंसेस निकलते हैं इस ईडियम के। मैनी ऑफ माई कजन्स, ठीक है, मेरे ज़्यादातर जो कजन्स हैं, कजन्स का मतलब क्या होता है, आपके ममेरे चहेरे तहेरे भाई जो भी हैं। बीट अराउंड द बुशेज क्वाइट अ बिट, काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के बात करती हैं, इधर उधर की बात करते हैं, स्पेशली खासकर व्हेन दे हैव टू गिव यू बैड न्यूज़, खास करके जब उन्हें तुम्हें कोई बुरी खबर देनी हो, तब वो बड़ा इशारों में घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करते हैं, मेरे जो कज़न्स हैं वो। लेकिन गलती इसमें क्या हो गई थी, आपने साफ देखा यहाँ पे कि यहाँ पे बीट अराउंड द बुश होता, बुशेस नहीं होता, एस गलत आ गया है, तो बी पार्ट में एरर आती है, बुशेस की जगह बुश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द रेप कल्चर इन द कंट्री, हमारे देश के अंदर जो रेप कल्चर है, इज़ बॉर्न आउट ऑफ अ हिस्ट्री, ये कहाँ से पैदा हुआ है, ये उस इतिहास से पैदा हुआ है, ऑफ विमेन सब्जुकेशन। सब्जुकेशन माने होता है वशीकरण करना, अपने अधीन करना, दबा के रखना। तो औरतों को दबा के रखने का जो एक इतिहास था हमारे हिंदुस्तान का या कंट्री का, वहाँ से रेप कल्चर निकला है। एंड एब्यूज बाय द पार्शिकल पैट्रिकल सोसाइटी, तो वुमेन सब्जुकेशन से, और एब्यूज मतलब गाली देना, उल्टा सीधा कहना औरतों को, किसके द्वारा, बाय द पैट्रिकल सोसाइटी। पैट्रियकल माने होता है पुरुष आधिपत्य, मतलब जहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा प्रधानता दी जाती हो, ऐसे समाज से। जब ऐसे समाज में औरतों को दबा के रखा जाता था, उन्हें उल्टा सीधा कहा जाता था, गाली बकी जाती थी, ये हमारे इतिहास था देश का, जिसकी वजह से ये रेप कल्चर निकल के आया है, औरतों का शोषण होता है। इसमें गलती क्या है ये देखते हैं। द रेप कल्चर इन द कंट्री इज बोर्न आउट ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ वुमेन सब्जुकेशन एंड अब्यूज बाय द पैट्रिकल सोसाइटी। ओके, देखिए, आपने अगर महिलाओं को दबा के रखने की बात कही है, महिलाओं को दबा के रखने की बात कही है, एक महिला की बात नहीं हो रही, सारी महिलाओं की बात हो रही है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, किसी एक औरत को या एक महिला को क्या कहते हैं, वुमन, लेकिन बहुत सारी को क्या कहते हैं, वीमेन। उसमें WOM ए की जगह ई आ जाता है, वीमेन आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये वुमेन सब्जुकेशन कैसे आ गया, वीमेन सब्जुकेशन होना चाहिए था, MAN की जगह MEN होना चाहिए था। यानी एरर कौन से पार्ट में आती है, सी पार्ट में, यहाँ गलती है। बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन में 6 की तरफ, देखेंगे। द पुलिस ओपन फायर्ड ऑन द गैदरिंग्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स, किलिंग 2 ऑफ देम एंड इंजरिंग सेवरल्स। द पुलिस ओपन फायर्ड, ओपन फायर्ड मतलब होता है गोली चला देना, एकदम से गोलियों की बौछार कर देना, ऑन द गैदरिंग्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर। गैदरिंग माने होता है झुंड, भीड़ पे, ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर, पीसफुल माने होता है शांतिपूर्ण, और प्रोटेस्टर मतलब प्रदर्शनकारी। किलिंग 2 ऑफ देम, जिसमें से 2 की तो मौत हो गई, एंड इंजरिंग सेवरल, और कई सारे इसमें घायल हो गए। तो पुलिस ने क्या करा, एकदम से गोली चला दी, किसके ऊपर, शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पे, जिसमें 2 लोग घायल, मर भी गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। अब आप देखो, गैदरिंग का मतलब होता है झुंड, भीड़। अब भीड़ और झुंड किसी एक इंसान का तो होगा नहीं, बहुत सारों का होगा। और अगर बहुत सारों का होगा तो भाई प्लुरल लगाओ ना। क्या गलती है इसके अंदर, क्या नज़र आ रही है आपको, पीसफुल प्रोटेस्टर होगा या पीसफुल प्रोटेस्टर्स होगा, प्रोटेस्टर्स होगा, यानी बी पार्ट में एरर आती है, ये प्रोटेस्टर नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्टर्स होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये इसमें गलती आती है। बी पार्ट में एरर आई हमारे पास में, प्रोटेस्टर्स की
जरूरत थी यहाँ पे प्रोटेस्टर लिखा हुआ है, तो प्रोटेस्टर्स आएगा ना कि प्रोटेस्टर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द होल फैमिली वॉज गैदर्ड टुगेदर बाय मदर्स इन लॉज। देखो गलती लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि अगर एक मदर इन लॉ की बात हो रही है तो मदर इन लॉ लिखा होता, लेकिन बहुत सारे मदर इन लॉ की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या कहा जाएगा, मदर में तो एस लगेगा लेकिन लॉ में एस नहीं लगेगा। तो ये लॉ में एस क्यों लगा दिया, ये गलत है। मदर्स इन लॉ होना चाहिए था, यानी कौन से पार्ट में गलती आती है, सी पार्ट में गलती है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द फ्लेक्सिबल ऑफ विड्रॉल्स, विड्रॉल्स माने होता है धन निकासी, पैसा निकालना, फ्रॉम दी फंड्स। तो फंड्स में से पैसे निकालने की जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब एक सहूलियत है, लचीलापन है, अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो किसके अधीन आता है, ईपीपी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर आता है, वुड बी टाइटेंड बाय द गवर्नमेंट। उसको किया जाना था थोड़ा और सख्त सरकार के द्वारा, एसएस में कह रहे हैं। तो आपको पता है फ्लेक्सिबल क्या है भाई, फ्लेक्सिबल एक एडजेक्टिव है, जबकि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के रूप में नाउन की ज़रूरत है, तो फ्लेक्सिबल नहीं आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, लचीलापन आएगा। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम द फंड्स अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स वुड बी टाइटेंड बाय द गवर्नमेंट। तो गलती कहाँ आती है, ए पार्ट में गलती आती है, फ्लेक्सिबल की जगह फ्लेक्सिबिलिटी आना चाहिए था, ये गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या हमसे कह रहा है वो। एवरी ह्यूमन इज प्रोन टू डू, हर व्यक्ति, हर इंसान इज प्रोन टू डू, यानी बहुत ज़्यादा कगार पे होता है किस चीज़ के, टू डू, करने की, क्या करने की, मिसचीव्स, गलतियाँ, भूल, नादानियाँ। इफ़ दे आर सिटिंग ऑल आइडियल, जब वो एकदम खाली बैठा हो, विद नथिंग टू डू, और उसके पास करने को कुछ ना हो, एट ऑल, कुल मिला के उसके पास अगर कुछ करने को नहीं है तो वो खाली बैठा है, तो उससे कोई ना कोई खुराफात होगी। बिकॉज द ब्रेन फाइंड्स वन वे और द अदर टू कीप इट सेल्फ एंगेज, क्योंकि दिमाग खाली नहीं रह सकता, वो कोई ना कोई रास्ता अपने आप को व्यस्त रखने का ढूंढ लेता है। और एक देसी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग अगर होता है तो कोई ना कोई फितूर उसके अंदर आ ही जाता है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, जल्दी बताओ, सिंगुलर। वो कैसी नहीं हो सकती, प्लर, है ना। और आपको पता है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसी होती हैं, जल्दी बताओ, सिंगुलर। तो इसके साथ वर्ब भी हमेशा कैसी आती है, बिल्कुल सही जवाब, सिंगुलर। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में कैसी होती है, सिंगुलर, इनके साथ वर्ब भी हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप देखें, एवरी ह्यूमन इज प्रोन टू डू व्हाट, मिसचीव्स। भाई मिसचीव अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर मिसचीफ, भूल, गलतियाँ जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसमें एस क्या कर रहा है, मिसचीफ होना चाहिए था, मिसचीव्स नहीं हो सकता। तो कौन से पार्ट में गलती आती है, बी पार्ट में गलती आती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है ये। आई हैव नॉट गॉन थ्रू हिज ऑटोबायोग्राफी। नॉट गॉन थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पढ़ लेना। कहते हैं ना यार ज़रा एक निगाह मारना मेरे इस कागज़ पे या इस नोट्स पे, सही तो लिखे हैं, गलत तो नहीं है, एप्लीकेशन जो लिखी है, ऐसे जो लिखा है। तो गॉन थ्रू का मतलब होता है उसको पूरा पढ़ लेना। आई हैव नॉट गॉन थ्रू हिज ऑटोबायोग्राफी, अभी तक मैंने उसकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी है पूरी। एंड सो आई एम नॉट अवेयर, अवेयर माने होता है जागरूक होना, इसलिए मुझे नहीं पता, मैं जागरूक नहीं हूँ किस चीज़ से, ऑफ इट्स कंटेंट, कि उसमें लिखा क्या है। देखिए कंटेंट सेंस निकाली क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गॉन थ्रू की बात हो रही है। गॉन थ्रू मतलब होता है पढ़ लेना, किसको पढ़ लेना, ऑटोबायोग्राफी को। अब क्वेश्चन को पढ़ के एक सेंस लगाया जा सकता है कि यहाँ पे किसी एक इंसान की आत्मकथा को पढ़ने की बात हो रही है,
और यदि आप आत्मकथा को पढ़ने की बात कर रहे हो तो उसके अंदर पाठन सामग्री की बात हो रही होगी कि इसमें सामग्री मतलब इसमें लिखा क्या है, इसकी जो मैटर है, इसके जो शब्द हैं, इसकी जो लैंग्वेज है, इसके जो विचार हैं, इसके जो थॉट है, वो उसकी बात हो रही होगी। इतना सेंस समझ में आता है ना। और अगर आप पाठन सामग्री की यानी रिटन कंटेंट की बात करते हो तो कंटेंट नहीं होता है, कंटेंट्स होता है। और अगर ऐसा है तो यहाँ डी पार्ट में कंटेंट क्यों आ रहा है, क्या आना चाहिए था कंटेंट की जगह, कंटेंट्स, यानी इसमें एक एस और लगना चाहिए था, कन, TENTS। ये होती है पाठन सामग्री यानी राइटिंग मटेरियल जो उसके अंदर लिखा है। अब सर हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पे कंटेंट की जगह कंटेंट्स आना चाहिए था। अरे इतना तो दिमाग लगाओ, गॉन थ्रू इज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी को पढ़ा ही नहीं है, यानी मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मुझे पता भी नहीं कि इसमें लिखा क्या है। यानी पूरी पूरी बात किसी चीज़ को, ऑटोबायोग्राफी को यानी किसी की आत्मकथा को पढ़ने की बात हो रही है। और अगर पढ़ेगा तो उसके अंदर जो लिखा है उसी की बात हो रही है। और जो लिखा है वो जो मटेरियल है, वो जो सामग्री है, उसको पाठक सामग्री यानी राइटिंग कंटेंट, उसे कंटेंट्स बोलते हैं, कंटेंट नहीं होता। ठीक है, डी पार्ट में गलती है, कंटेंट की जगह कंटेंट्स आना चाहिए था। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं या कहीं ना कहीं से उन्होंने मेरे लेक्चर्स को देखा है, वो जानते होंगे कि मैं क्लास में भी कभी इतने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करता। मेरा पढ़ाने का तरीका ये कहता है कि आप क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस ना करें, क्वेश्चन और आंसर के बीच का जो पूरा सफ़र है उसे डिस्कस करें कि ये गलती ही क्यों आई और गलती क्यों नहीं आई, इसमें और क्या गलती हो सकती थी, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच क्या कह रही है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फ्रेज क्लॉज कौन सी बन रही है, कैसे बन रही है। जिस दिन बच्चों को ये सारी समझ आ जाती है ना, उसके अंदर का डर निकल जाता है कि क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए एग्जाम के अंदर हम उसको फोड़ के जाएंगे। और ग्रामर में तो हमारे पोर्शन में मार्क्स कटने वाले नहीं हैं। और देखिए, स्ट्रक्चर्स पढ़ना केवल ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर्स पढ़ना क्लोज टेस्ट के लिए, पैराजम्बल्स के लिए और आपके कहना चाहिए अनसीन पैसेज के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। लेकिन अभी मैं इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं तब डिस्कस करूँगा जब आपको मैं बेसिक लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूँगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर हम बेसिक से जब एडवांस लेवल पे आएंगे तब हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने केवल क्या करा है, बिल्कुल बेसिक तरीका, एक क्वेश्चन और उसका आंसर को डिस्कस कर लिया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और जो आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा हो कि नाउन के क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लिए, थ्योरी का नहीं पता, तो थ्योरी भी डिस्कस की जाएगी। चलिए एक बार फटाफट से हम जरा अपने क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमने कहा था यहाँ पे शॉर्ट पीरियड का मतलब ये होता है, क्योंकि देखो सेंस क्या है, स्कूलों को खुलने की बात हो रही है तो यहाँ पे शॉर्ट पीरियड का जो सेंस है वही है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो यहाँ पे टाइम लिखना गलत है दोबारा से, तो बी पार्ट में गलती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखें डिसीजन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसके साथ रिक्वायर्स क्यों आ रहा है, रिक्वायर आना चाहिए था, यानी कौन से पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती है। थर्ड में हमने देखा था ही इमीडिएटली क्विट द कोर्स इन विच द एनहेंसमेंट अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्क क्यों आ रहा है, वॉज आना चाहिए था, यानी डी पार्ट में गलती है। फोर्थ में अगर हम देखें तो यहाँ पे बीट अराउंड द बुश होना चाहिए था, बुशेज नहीं होना चाहिए था, तो बी पार्ट में गलती है। फिफ्थ में अगर हम देखें तो रेप कल्चर ऑफ द कंट्री इज बोर्न आउट ऑफ हिस्ट्री ऑफ वुमेन सब्जुकेशन, वुमेन नहीं आएगा वीमेन आएगा, यानी कौन से पार्ट में गलती है, सी पार्ट में गलती है। द पुलिस ओपन फायर्ड ऑन द गैदरिंग्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स होना चाहिए था, बी पार्ट में गलती है। द होल फैमिली वॉज गैदर्ड टुगेदर बाय मदर्स इन लॉज नहीं होगा, मदर इन लॉ होगा, यहाँ ऐसे गलत आ गया है, ये सही है मदर्स, यहाँ लॉ होना चाहिए था, कौन से पार्ट में गलती है, सी पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होगा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, यानी ए पार्ट में गलती है। नाइन्थ में आते हैं, मिसचीफ नहीं होता मिसचीफ होता है, यानी बी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे देखें तो कंटेंट नहीं होगा कंटेंट्स होगा, डी पार्ट में गलती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत जल्दी एक पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारी, जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है उसे डिस्कस करेंगे, जिसमें क्लोज टेस्ट भी होंगे, जिसमें ईडियम्स भी होंगे, वन वर्ड्स भी होंगे, पैराजम्बल्स भी होंगे, और इंग्लिश को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ग्रामर को, कि जहाँ से बिल्कुल हमें फाउंडेशन बनती चली जाएगी हमारी धीरे धीरे धीरे। और आई होप सो
उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और जो कमी लगे उसको बता देना। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। स्पेशली मेरे ठाकुर द्वारा के स्टूडेंट्स से तो मैं कहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कर देना और बता देना, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।